यस क्लास, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। आज हमारा 10th सेशन है। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के कंप्लीट सिलेबस सीरीज को। इस कंप्लीट सिलेबस सीरीज के अंदर टोटल हमारी 10 यूनिट है एंड आज हमारा लास्ट 10th सेशन है जिसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट के सिलेबस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और किस तरीके से इस पर्टिकुलर यूनिट को हम कवर कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स के बारे में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाली यूनिट का एक तरीके से कंप्लीट पोस्टमार्टम वो देखते हैं इसमें से किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। मेजरली इस यूनिट को मैंने 4 से 5 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है। इसमें से सबसे फर्स्ट डोमेन जो आपका है वो है इंटरनेशनल बिजनेस के बिजनेस एनवायरनमेंट। वो है फर्स्ट डोमेन है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो मेजरली दो टाइप के एनवायरनमेंट आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब मैं बात करती हूँ इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका वो एनवायरनमेंट होता है जिसको आप टोटली एंड टोटली एज ए कंपनी कंट्रोल कर सकते हो। That is 100% control in the hand of the management of a particular organization. For example, आप इसमें ले सकते हो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की टाइप क्या होंगी, आपका रिक्रूटमेंट मेथड क्या होगा, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। ये सारे क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ। बट वहीं पे जब मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो इसमें मेजरली दो तरीके के एनवायरनमेंट की स्टडी आपको करनी होती है। एक है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड वन इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट। जब मैं बात करती हूँ माइक्रो एनवायरनमेंट की, तो माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है दैट इज पार्शली कंट्रोलेबल और पार्शली अनकंट्रोलेबल। इसको वह 100% कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता, मार्केट की डिमांड पे भी डिपेंड करता है, आपके कॉम्पिटिटर के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। देन यू कैन कंट्रोल द प्राइस बट नॉट द 100%। वहीं पे आगे जब बात करते हैं तो इसमें आप ले सकते हो आपके कॉम्पिटिटर्स। सेम विद द कॉम्पिटिटर्स को भी आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपकी डिमांड एंड सप्लाई से भी अफेक्ट होंगे और उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है उससे भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसी में मैक्रो एनवायरनमेंट की, तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपका बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। बियॉन्ड द कंट्रोल, मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस के अंदर कोई पॉलिटिकल चेंज आया है, कोई पॉलिटिकल चेंज आया है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, तो टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क पढ़ते हैं दैट इज नोन एज पेस्टल फ्रेमवर्क। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड द लीगल। इकोनॉमिकल आप ले सकते हो लाइक आपकी इंटरनेशनल बिजनेस और करेंसी के प्राइस में चेंज आ गया, तो यू कैन कंट्रोल ना। तो ये है आपका सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट वाले पार्ट को फर्दर मैं 3 पॉइंट में और डिवाइड करती हूँ, दैट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी। इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, इसके अंदर हमें पढ़ना होता है आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी की टाइप क्या होती है, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेजरली इकोनॉमी आपकी 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द अनदर वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। जब मैं बात करती हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ज्यादातर चीजें आपके प्राइवेट हैंड्स के अंदर होती है, प्राइवेट पर्सन इनको कंट्रोल करके चलते हैं, मेजर काम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना होता है। सेकंड मैं बात करती हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज्यादातर चीजें आपके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जाती हैं, गवर्नमेंट इसको ज्यादातर कंट्रोल करके चलती है और यहाँ पे मेन मोटिव वेलफेयर का होता है, ना कि प्रॉफिट का। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है एंड इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी।
क्लियर। साथ में आपको यहाँ पे पढ़ना है बेसिक प्रॉब्लम, या फिर जिसको मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी बोलती हूँ, जिसमें मेजरली अगेन 3 चीजें आती हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आपके मेथड देखे जाते हैं, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। अगर लेबर ज्यादा एबिडेंस में अवेलेबल है तो बिल्कुल आप लेबर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, कैपिटल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को यूज करोगे। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस में आपका आता है किसके लिए बनाना है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते हुए चलना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, समझनी होती है, जाननी होती है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है फिर आपका इकोनॉमिक पॉलिसी वाला। इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजरली 2 तरीके की पॉलिसी आती है, एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक आपकी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, कि हमारा इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो मुझे मनी के फ्लो को कंट्रोल करना है, यानी कि कम करना है, वहीं पे इन्फ्लेशन कम है तो मुझे मनी के फ्लो को बढ़ाना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाती है आरबीआई के थ्रू। ये हम अपनी बैंकिंग वाले यूनिट के अंदर भी पढ़ते हुए चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये सारा कंसेप्ट हमने बैंकिंग वाले यूनिट में भी कवर किया है। नेक्स्ट आता है फिर आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपकी चीजें आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं टैक्सेशन कितना होगा एंड ऑल। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम बाय द आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू। उसी के साथ साथ मैक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी ये पार्ट है पेस्टल के, इन सब की स्टडी करनी है, लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है, लीगल एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है, इनका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस पे, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर, वो सारा बेसिक आपको पता होना चाहिए। साथ में इसी से रिलेटेड कुछ एक्ट भी आते हैं, लाइक आपका एमआरटीपी एक्ट है। एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस करके आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपका दूसरा आता है फेरा एंड फेमा। फेरा आपका 1973 के अंदर आया था और फेरा को रिप्लेस करके आपका फेमा आया था। फेमा आपका 1999 के अंदर आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2019 के अंदर आया था। एंड एमआरटीपी एक्ट आपका 19 एमआरटीपी एक्ट क्या था 1963। एमआरटीपी एक्ट मुझे ध्यान नहीं है। एमआरटीपी एक्ट 1969 है। एमआरटीपी एक्ट आपका 1969 के अंदर आया था। तो ये सारा आपको पढ़ना है, कब कौन सा एक्ट आया, इसको रिप्लेस करने की जरूरत क्या पड़ी। रिप्लेस करने के लिए बता देती हूँ यहीं पे, आपके 1991 के अंदर एक बहुत मेजर चेंज आया था इकोनॉमी के अंदर, जिसको मैं एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जानती हूँ। ये एक बहुत मेजर चेंज था और इस चेंज के साथ जो हमारे पुराने एक्ट थे वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो पुराने एक्ट को खत्म करके हमने नए एक्ट को बनाना ज्यादा बेटर समझा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, फेरा क्या है, फेमा क्या है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर के अंदर क्या होता है, सीएसआर एक तरीके से आपकी मैंडेटरी स्टेटमेंट है। सीएसआर सबसे पहले मैंडेटरी करी किसने थी? इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले सीएसआर को मैंडेट किया था। सीएसआर किसको देना होता है, उसकी 3 कंडीशन आती है। एक आती है आपकी नेट वर्थ की, एक आती है आपकी टर्नओवर की, एंड द लास्ट वन इज द प्रॉफिट। अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सीएसआर का पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सीएसआर का पैसा देना पड़ेगा। प्रॉफिट आपका 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सीएसआर का पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ता है यहाँ पे देना पड़ता है 2%। किसका? आपके प्रॉफिट का। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पढ़ते हुए चलने हैं। क्लियर है फर्स्ट डोमेन पूरा का पूरा? फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट डोमेन में किसी को डाउट हो तो फटाफट फटाफट बता दो।
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन का। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, कैसे एक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाता है। डोमेस्टिक कंपनी आती है, नेशनल आती है, इंटरनेशनल आती है, मल्टीनेशनल आती है, ट्रांजेक्शनल आती है। ये सारी सीक्वेंस आपको पढ़ते हुए चलनी है। इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो दो कंट्री इन्वॉल्व होती है। एक को मैं बोलती हूँ होम कंट्री, दूसरी को मैं बोलती हूँ होस्ट कंट्री। होम कंट्री के बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए और होम कंट्री की कॉस्ट क्या लगी है वो पता होना चाहिए। सेम उसी तरीके से होस्ट कंट्री से रिलेटेड बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं आपको वो पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या लगी है वो पता होना चाहिए। साथ में इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है जिसको मैं बोलती हूँ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है कि कंट्री को एक अपनी खुद की कंट्री को एक नेशनल लेवल पे या एक आप कह सकते हो वर्ल्ड के लेवल पे इंटरकनेक्ट करवाना ही आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। अपनी कंट्री को वर्ल्ड के लेवल से इंटरकनेक्ट करवाना ही आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन किस किस तरीके से इंक्रीज होता है। ग्लोबलाइजेशन आता है आपका टेक्नोलॉजी अगर कोई एडवांस हो जाती है। अगर इंडिया के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको मैं बाहर भेजूंगी, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से आपका ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन सेकंड आता है आपका आप कह सकते हो यहाँ पे लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ही आपका आगे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जब बन जाती है, कोई फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन जब आपकी बन जाती है, या आप कह सकते हो कुछ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आपके आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक आता है दैट इज द मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हम एंटर कैसे कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ मोड फॉर एंटरिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मेरा एक डोमेस्टिक बिजनेस है उसको मुझे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। लाइक आपको एक्सपोर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे टर्न की प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द मोड ऑफ एंट्री इन द इंटरनेशनल बिजनेस। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट टॉपिक दैट इज द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की मेजरली दो तरीके की थ्योरी आती है। जब मैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूँ तो मेजरली दो तरीके की थ्योरी आती है इंटरनेशनल ट्रेड में। एक होती है आपकी फर्म बेस्ड थ्योरी, एक होती है कंट्री बेस्ड थ्योरी। हर थ्योरी के कुछ अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, प्लस हर थ्योरी की एजम्पशंस आप लोगों को पढ़ते हुए चलनी है कि किस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है। इससे रिलेटेड कई बार आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर बने हुए हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बने हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। जो सेकंड डोमेन है, सेकंड डोमेन के किसी पार्ट में डाउट हो तो मेरे को फटाफट फटाफट बता दो एक बार। सेकंड डोमेन के किसी भी पार्ट में डाउट है तो फटाफट फटाफट बता दो। आगे चलें, आगे चलते हैं हमने थर्ड डोमेन पे दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड पॉलिसी में आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट का क्या काम होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। कुछ ऐसे भी हमारा बिजनेस होता है जिसको गवर्नमेंट हमेशा बढ़ावा देती है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है। साथ में जब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड करने के लिए मना करती है, उसके लिए वो बैरियर्स लगा देती है। दो तरीके के बैरियर की यहाँ हमें स्टडी करनी होती है। एक है आपके टैरिफ बैरियर और दूसरा है आपके नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर के अंदर आता है आपका टैक्स रिलेटेड, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन आप पे ज्यादा डाल दिया जाता है, आपसे टैक्स ज्यादा चार्ज किया जाता है। इसके अंदर आ जाती है लाइक आपकी कस्टम ड्यूटी ज्यादा चार्ज की जाती है, आप इसमें कह सकते हो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा आपसे चार्ज की जाती है, आपसे यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा चार्ज की जाती है। तो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता है, तो दीज आर ऑल द
टैरिफ बैरियर, वहीं पे जब मैं बात करती हूँ नॉन टैरिफ बैरियर की, तो नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आपका टैक्स इंक्रीज नहीं किया जाता, इवन कंप्लीटली बाइकआउट कर दिया जाता है। लाइक आपका कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा तुम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगवा ही नहीं सकते, चाहे तुम कितना ही भी पैसा दे लो, हम तुम्हें ये प्रोडक्ट मंगवाने नहीं देंगे। इसी में आप कर लो कि इम्पोर्ट लाइसेंसिंग की, लाइसेंस के बिना आप ये वाली चीज इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसी चीज है जो मेरी कंट्री के लेवल पे खतरनाक है तो उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के मैं वो सामान मंगवा ही नहीं सकता। इसके अंदर आता है आपका एम्बार्गो। एम्बार्गो के अंदर क्या होता है, एम्बार्गो के अंदर भी एक तरीके से आप कैसे तो कंप्लीटली बैन कर दिया कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे देश में नहीं आएगी। दिस इज द टैरिफ एंड द नॉन टैरिफ बैरियर। अलग अलग टाइप होते हैं, हर टाइप की एप्लीकेशन और हर टाइप का बेसिक मीनिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर आपके इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी हर साल एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें सारे के सारे रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी है कि किसके ऊपर हम कितनी सब्सिडी देने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम बैरियर्स लगाने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट को किस टाइप के बिजनेस को हम प्रमोट करने वाले हैं, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस है जिसको इंडिया के अंदर आने के लिए किसी तरीके की गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें आपके इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आती है। करंट रिलेटेड पार्ट ये थोड़ा सा रहता है, बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से बनते ही बनते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। थोड़ा सा करंट रिलेटेड पार्ट है, कवर करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट मुश्किल नहीं है, पर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्या थर्ड डोमेन के सारे पॉइंट भी आपको क्लियर हैं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है एफटीआई, एफपीआई और बीओपी से रिलेटेड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मेथड क्या होते हैं, आपको यहाँ पे वर्टिकल एफडीआई के बारे में पढ़ना है, हॉरिजेंटल एफडीआई के बारे में पढ़ना है। एफडीआई की मतलब सारी ही टाइप्स आपको पढ़नी है। एफडीआई और एफपीआई के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक आपका एफआईआई भी आता है, एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, इन तीनों टर्म में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। किसके अंदर कंट्रोलिंग ज्यादा होती है, किसके अंदर कॉस्ट ज्यादा होती है, किसके अंदर बेनिफिट ज्यादा निकलता है, ये पॉइंट इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई से रिलेटेड आपको पढ़ना है। होम कंट्री के लिए क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, सेम उसी तरीके से होस्ट कंट्री के लिए क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, क्या क्या ट्रेंड हमें एफडीआई के अंदर देखने को मिलते हैं, एफडीआई को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, अगर मेरी कंट्री के अंदर एफडीआई आती है तो उसके फायदे क्या क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपकी जो भी इंडिया ने पॉलिसीज बनाए रखी है, उन सब पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन ये थोड़ा सा करंट वाला पार्ट है, बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज बीओपी। बीओपी एक तरीके का ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर पूरे साल के अंदर मैंने दूसरी कंट्री से क्या ट्रेड किया है, वो सारा चीजें मैं नोट डाउन करते हुए चलती हूँ। तो बीओपी की जरूरतें क्या क्या है, बीओपी के कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। करंट अकाउंट के अंदर आपके इनविजिबल्स आइटम आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आपके करंट अकाउंट के अंदर आती हैं, कौन कौन सी एंट्रीज आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मैं एक कैसे तो डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल की तरफ जाती हूँ। इसके अलग अलग स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आपका फॉरेन पोर्टफोलियो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आता है। फर्स्ट स्टेज पे आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आता है, देन आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है, कस्टम यूनियन आता है, कॉमन मार्केट आता है, इकोनॉमिक यूनियन आता है। ये पूरी की पूरी एक तरीके से स्टेजेस की साइकिल में चलती है आपकी चीजें। पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर फ्री ट्रेड, फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन एंड द लास्ट में आपका पॉलिटिकल यूनियन आता है, जब दो कंट्री की पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट भी सेम हो जाती है। तो कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलनी है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपका नाफ्टा कौन से तरीके का एग्रीमेंट है, साफ्टा कौन से तरीके का एग्रीमेंट है, एशिया कौन से तरीके का एग्रीमेंट है, नाफ्टा कब हुआ, नाफ्टा को रिप्लेस करके आज के टाइम पे यूएसएमसीए आपका आया है, यूएसएमसीए के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, कब इसका नाम रिप्लेस किया गया, एशियन क्या है, एशियन कौन से तरीके का एग्रीमेंट है आपका, एशियन जो आपका एक तरीके से रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एलिमेंट है, तो उसमें एशियन की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, इनिशियल लेवल पे मेंबर कंट्री कौन थी, आज के टाइम पे कितनी मेंबर कंट्री है, ये सारी ही चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारे ही पॉइंट आपको पढ़ते हुए चलने हैं। देन इसी से रिलेटेड आपका एक पॉइंट और आता है, दैट इज ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये आपके, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इन पॉइंट को छोड़ते हुए नहीं जाना है। जो ये मैंने एशियन, सार्क, नाफ्टा, साफ्टा बताया, ये सारे मेजर ट्रेड एग्रीमेंट ही है, बट ये ट्रेड एग्रीमेंट कौन से लेवल के हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? नेक्स्ट आ जाओ, आपके लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन पे याद रखने वाली चीजें यहाँ पे ज्यादा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक आईएमएफ का क्या काम है, आईएमएफ के अंदर आपकी स्पेशल ड्राइंग राइट आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज है या कौन सी ऐसी करेंसी है जो आईएमएफ एसडीआर बास्केट के अंदर आती है, उस बास्केट के अंदर आने की कंडीशन क्या क्या होती है, कौन सी कंट्री का एसडीआर के अंदर कितना शेयर है, वो सारी चीज आपको आईएमएफ के बारे में पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक के 5 आर्म्स आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएसडी, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मिग्गा और आईसीएसआईडी, ये 5 के 5 आर्म कब आए और उनके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो पता होना चाहिए। ट्रेड से रिलेटेड मेनली मेरी 3 ऑर्गेनाइजेशन की मुझे स्टडी करनी होती है। पहला आता है आपका गेट, दूसरा आता है आपका अंकार एंड तीसरा आती है आपकी डब्ल्यूटीओ। तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह पे है, किस जगह पे है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। लास्ट एंड मोस्ट रिसेंट वाली हमारी डब्ल्यूटीओ है, तो डब्ल्यूटीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डब्ल्यूटीओ के फंक्शन क्या है, डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव क्या है, डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ एग्रीमेंट आते हैं, लाइक आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, लाइक आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिम एग्रीमेंट, ये सारा डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है। तो ये सब आपको पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए चलना है। उम्मीद यही है कि इस वाली क्लास से, ऐसी जो मैंने सारी सीरीज ली है, उन सीरीज से आपको एक सिलेबस का बिल्कुल ओवरव्यू मिला होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीजें जरूर आप लोगों को समझ में आई होंगी। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज की अपनी प्यारी सी छोटी सी क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं, एंड एट लास्ट वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।